हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि 33 माइनस 4 रूट 35 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि 33 माइनस 4 रूट 35 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब वर्गमूल का चिन्ह हम इसमें लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप ले या a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप ले, ताकि जब हम इसका वर्गमूल निकालें तो दो मान में से एक मान हमारे पास आ जाए। सॉरी, माइनस वाला है तो माइनस वाला आ जाएगा, और यहाँ पर भी वर्गमूल जब निकाले तो यहाँ पर प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला। जब हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसको इस तरीके से दो भागों में हम लोग तोड़ते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर करने के जोड़ने पर मान हमको इतना प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर इतना हमको मान प्राप्त होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है। यहाँ 4 है तो इसमें दो के छोड़ के 2 छोड़ दिया जाता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद में अब 2 यहाँ जैसे का तैसे लगा देंगे पहले वाले में। उसके बाद में यहाँ पर है 35, तो ये कितना में टूट रहा है, 7 5 35, रूट में 7 और ये हो जाएगा रूट में 5, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसको चेक करेंगे कि क्या इस चीज को संतुष्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 7 चौका 28 और 5 33 हो रहा है। इसका मतलब अब इसमें ऑप्शन में प्लस माइनस लगाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 इंटू √7 माइनस √5 लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। किस में है ये, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये डी नंबर हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए, तो हमसे पूछता है कि a का पावर 12 प्लस a का पावर 6 प्लस 1 बराबर व्हाट, यानी कि इसका मान क्या होगा। एक ध्यान देने वाली बात है, इसको हम कैसे किस तरीके से तोड़े कि अगर a का मान भी अगर हमको पता चल जाता है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाके भाग दे देंगे, इधर भाग देंगे जब इधर से, तो क्या बचेगा a, और यहाँ भाग नहीं जाएगा तो ये बटा a और यहाँ पे बन जाएगा 1। अब एक चीज इससे हमको निकल के आता है कि जब भी इस तरीके का फॉर्म होता है तो इसमें a क्यू का मान जो होता है -1 आता है, और यही चीज अगर ऐसे होता कि a प्लस 1/a बराबर -1, तो a क्यू बराबर प्लस में 1 होता है। इस वैल्यू को इतना हम पुट कर सकते हैं, और यही मान a प्लस 1/a होता है और बराबर में 1 होता है, तो ए क्यू का मान जो होता है ये -1 में आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब हमको इतना पता चल गया तब इस क्वेश्चन को हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। बाद में हम इसको कैसे आता है जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे हम मान को पुट करेंगे कि a का पावर 12 प्लस a का पावर 6 प्लस 1 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम कितना लिख सकते हैं, या ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यहीं से इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 3 इसका पावर 4 प्लस a का पावर 3 और इसका पावर 2 और प्लस में 1। अब यहाँ से मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा। प्लस माइनस का जो बात है यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, अर्थात 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, कहता है कि एक त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3:4 है। AB के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो कोण ACD होगा। मतलब सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि A B C हो गया।
अब इसके समानांतर AB के समानांतर इसके पैरेलल एक हम लोग रेखा खींचेंगे, कोई भी ऐसी एक रेखा खींच देंगे। उसमें भी बोला है कि C और यहाँ पे हो जाएगा D। एक क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए A, C और D की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं ये कोण और इस कोण का अनुपात जो है दिया हुआ है, ये 2 अनुपात है, ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। और हमसे यहाँ के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कोण हमारा जो होगा कोण ACD अर्थात A, C और D का जो मान होगा क्या होगा। हम जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइन जब होती है उसको जब एक तीसरी रेखा काटती है तो इसका जो एकांतर कोण जो होता है ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जो कोण बन रहा है ये अनुपात 2 के बराबर ही बन रहा है। तो अनुपात 2 के बराबर बन रहा है तो हम जानते हैं कि ये टोटल का मान दिया हुआ है 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। अनुपात 9 बराबर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात अनुपात 1 बराबर इसका मान 20 डिग्री आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है इसके बारे में कि यहाँ पर अब अनुपात 2 का मान क्या होगा। तो अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोण ACD बराबर 40 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो हम A लिखेंगे, उसके बाद में जो मान दिया हुआ टाइम दिया हुआ ऊपर हम लिख देंगे। A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि B इसे अकेले 15 दिनों में कर सकता है। तो हम B के सामने फिर 15 लिख देंगे। C की मदद से वे इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A, B और C तीनों मिलकर, अर्थात A, B और C तीनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम इफिशियंसी निकालेंगे। यदि उन्हें संपूर्ण काम के लिए 960 रुपया का भुगतान किया जाता है तो A को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो सबसे पहले इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए दिए गए इस मान का एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद में उस एलसीएम में इसे भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो रहा है या 60 और यहां भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, तीनों का मिला के दिया हुआ है, चाहेंगे तो C का भी मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि अनुपात 12 बराबर 960 रुपया, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे 96 कितना हो जाएगा, 80 रुपया, 80 रुपया हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है 1 के बारे में पूछा गया, अर्थात अनुपात 5 बराबर क्या होगा। अर्थात यहां पे लिख देते हैं हम कि ये A का मान है। अनुपात 5 बराबर, जब 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 8 पचे 40 कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 400 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि किसी राशि पर प्राप्त ब्याज 22 रुपया है और उसी राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट 20 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि राशि बराबर या अभिष्ट राशि इक्वल टू फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है क्या कि ब्याज गुना छूट बटा ब्याज माइनस छूट होता है, ब्याज माइनस छूट होता है। अब इस पर हम लोग इसके मान को रख देंगे। तो ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है, 22 रुपया, छूट के जगह पर कितना है 20 रुपया, और फिर 22 माइनस 20 कर देंगे। तो यहाँ आ रहा है 2, और 2 का मतलब हुआ कि ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 11 और 11 दूना 22, अर्थात 220 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 220 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि यदि x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई
इक्वल टू 1 हो तो 1/x³ इंटू y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम लोग इसमें करते क्या है कि x इंटू वाई इंटू प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि किसी एक को एक साइड कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1/x(y) ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो इसमें हम करेंगे क्या कि अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछता है कि 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। अब इतना के इक्वल टू इस मान को भी हम रख सकते हैं, इतना बराबर इतना रख सकते हैं। इसका मतलब हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यू कर देंगे, दिए गए मान के जगह पर जब इसको रखेंगे तो इसका होल क्यू हो जाएगा, माइनस x³ माइनस y³ हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि a प्लस बी का जो होल क्यू का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला इसमें लगेगा, अर्थात ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x³ माइनस वाई का क्यू हो जाएगा। ये एक प्लस में है और ये एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता है 3 इंटू XY प्लस XY। अब ध्यान देने वाली एक बात और है, जरूरत हो तो इतना के बराबर इतना या इतना के बराबर कोई भी इसमें से हम रख सकते हैं, अर्थात ऐसे ही इसे भी रख सकते हैं। 3xy इंटू 1/x प्लस वाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, और x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर 3। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 3 आंसर हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फॉर्मेट भी होता है। हम लोग जानते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता है √a² प्लस b²। इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपका हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से यहां भी है, देखिए 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, और इसी दिए गए वैल्यू का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और जो भी हमको मान प्राप्त होने वाला होगा वो हमको मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। और इस तरीके से इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो √13 होगा, और जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या बनाना है, वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाना चाहिए, वह है, यानी कि वो कौन सी संख्या है, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपको ये स्क्वायर याद है तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या जाएगा, 4 4 4 चौका कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कौन ऐसी अंक रखे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको फिर 2 से गुना करना पड़ता है, और ये जोड़ने पर यहाँ पर 2 गुना हो जाता है इसका, अर्थात ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पे माइनस किया जाता है। इस तरीके के प्रश्न में जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जोड़ने के लिए कहता है तो नीचे वाले टर्म को अधिक किया जाता है। जब ये अगर आपको घटाने में यहाँ समस्या हो रही है तो आप बगल में ही इसको ऐसे घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 3, -36, अर्थात क्या आएगा यहाँ पर -36। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये इस 36 को इस संख्या में, अगर इस संख्या में इस 36 को जोड़ दिया जाता तो ये 42 का स्क्वायर बन जाता, अर्थात यह एक पूर्ण वर्ग ये संख्या बन जाती।
इस तरीके से जो माइनस में आया है इसी संख्या को इसमें जोड़ना है और यही हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया? 36। और जिस ऑप्शन में 36 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है यदि वस्तुएं 450 रुपया में खरीदी जाती है और 1/3 10% की हानि पर बेची जाती है तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। अब ये बात हम लोग जो है ये समझने वाली बात है कि 450 रुपया की वस्तु को खरीदी जाती है, इसको 2 भाग में बांट दिया जाता है, यानी कि 450 रुपया का 1/3 भाग जो है 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो पहले 100 का 1/3 निकालेंगे तो आ जाएगा 150, अर्थात 150 रुपया की वस्तु को 10% की हानि पर जब हम बेचेंगे तो इसका 10% 15 होगा, 15 नुकसान हो गया, अर्थात 135 रुपया हमको प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला गया कि पूरे लेन देन में यानी इसी रुपया पर जो टोटल हो, घाटा हो और उसका मुनाफा हो, दोनों मिलाकर जो हो रहा है फाइनल इस पर हमको 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 120 बटा अगर 100 निकालेंगे इसका तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये और ये, तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60 और हो जाएगा 12×4 = 48 और 6 54 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो रुपया होना चाहिए हमको वो कितना होना चाहिए? 540 रुपया का होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस 540 रुपया में से इसका जो 1/3 घटा लिए तो 450 में से 150 गया, तो इस साइड में कितना बचा है? 300 बचा है। 300 बचा है, तो 300 बचा है तो इसमें से पहले हम 300 को घटाएंगे। तब 300 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इसमें से आ जाएगा 240 रुपया, अर्थात 240 रुपया में से फिर 135 रुपया को हमको इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी रुपया इसमें शामिल है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, अर्थात 105 रुपया का मुनाफा जो हुआ है वो कितना पर किया गया है? 300 पर किया गया है। इसलिए अब जो 105 का है इसका परसेंटेज हम लोग शेष पर लाभ जो हुआ है वो 105 रुपया का हुआ है और कितना पर हुआ है? 300 पर हुआ है, और इसका परसेंटेज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा? 35 बार में कट जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, ये एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 जो छात्र हैं 20 वर्ष की आयु के थे और 4 जो ऐसे छात्र हैं वो 21 वर्ष की आयु के हैं और 3 फिर है जो 22 वर्ष के थे, तो समूह का औसत आयु क्या है? तो समूह का औसत आयु क्या होगा? यानी कि हम लिख देते हैं औसत आयु या औसत बराबर औसत आयु इक्वल टू आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिख देते हैं एक बार और से औसत आयु। तो ध्यान दीजिएगा 3 ऐसे छात्र हैं जो 20 साल के हैं तो उसका योग क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, प्लस फिर 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 21 वर्ष की आयु के हैं तो क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का जो मान है दिया हुआ है कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और जोड़ने पर इनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो ध्यान दीजिएगा, एक 0 से काटने के लिए इसको काटेंगे, उसके बाद में यहां पर हम 6 काटेंगे और यहां पर एक क्या काटेंगे? तो 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें से एक जो है उस हासिल को किसी एक में हम यहां पर जोड़ लेंगे, इसी को क्या कर देंगे? 9 बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब जोड़ लीजिए इसको, अब जो बचा मान शेष ये कट जाएगा, हटा दीजिए, 9 बन गया। तो क्या हो जाएगा? 9 और 6 15 और 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, अर्थात वो औसत समूह की औसत आयु जो है कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है। यही हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61,
अर्थात 61 नंबर जो क्वेश्चन में है, कहता है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई है। अर्थात कई तरीके हैं। मान लिए कि ये हमारा घनाकार कमरा है, घनाकार कमरा है जिसमें बोला गया है इसमें क्या कि इसके एक फर्श का क्षेत्रफल, किसी एक फर्श को हम ले लेंगे, किसी एक फर्श को मान लिए कि इसी पार्ट का हम ले लेते हैं, इसी पार्ट को हम लोग ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब घनाकार होता है तो हर जगह की भुजा जो होती है समान लंबाई की होती है, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, सबका जो मान होता है सेम होता है, सब भुजा बराबर होते हैं। अर्थात ये वर्ग का काम कर रहा है और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब हुआ 48। इसका मतलब हुआ कि ए का मान जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर इधर आके इसका वर्गमूल निकालेंगे, 16 तिया 48, 4 चौका 16, अर्थात 4√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोना से इस कोने की बात कर रहा है, इसमें रखी यह, अर्थात घन का विकर्ण हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, लिख देते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। क्या होता है, √3a होता है, अर्थात a मतलब भुजा। तो ये हो जाएगा √3 और भुजा का मान क्या है 4√3। √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि इसमें ये रीजनिंग में भी हो सकता है और ये मैथमेटिक्स में भी बनता है सीरीज। तो ध्यान दीजिएगा इसमें किया क्या है 3, 8, 27, 112, उसके बाद में व्हाट का चिन्ह है, उसके बाद में 3396 है। इसमें यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 19 का अंतर आ रहा है। क्या करें कि मतलब अगला कंडीशन हमको एक श्रेणी है तो क्या संबंध है इसमें। हमने देखा कि इसमें किया क्या है कि फर्स्ट राउंड में कि 3 और 3 में 2 से गुना करके फिर 2 ही जोड़ा है तो 8 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है 8 प्राप्त हुआ है। फिर इस 8 में 3 से गुना करके और 3 को जोड़ा है तो क्या प्राप्त हुआ है 27 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में 27 में 4 से गुना करके 4 को जोड़ा है, यानी कि जिस संख्या से गुना हो रहा है उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है। और 27 चौका 108 और 4 12, 112 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो हमारा टर्म होगा इसमें हमको 5 से गुना करके 5 को क्या करना होगा जोड़ना होगा, अर्थात 112 गुने 5 प्लस में 5 हो जाएगा तो 560 और 5 क्या हो जाएगा 565 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक टर्म आगे बढ़ाएंगे तो 565 गुना 6 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3396, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 565। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये डायरेक्ट थ्योरम है, और थ्योरम भी कह सकते हैं या थ्योरी भी कह सकते हैं इसको। ये डायरेक्ट थ्योरी है, डायरेक्ट ये याद होगा तो आपसे बन जाएगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो, एक भुजा पर स्थित हो तो वह त्रिभुज है, यानी कि वह कौन सा त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परिकेंद्र का तो परिकेंद्र किसको कहते हैं, तो परिकेंद्र त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर लंब समद्विभाजक
जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। ये परिकेंद्र इसको कहते हैं। और जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये किस त्रिभुज के साथ ये कंडीशन बनता है, तो ये इसके बारे में हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं। यदि जो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, याद करने वाली बात है, परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर, उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि a बराबर 4011 और b बराबर 3989, तब a इंटू बी का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम a बराबर लिख सकते हैं इसको 4000 प्लस 11, उसके बाद में हम इसमें b बराबर लिख सकते हैं 4000 माइनस 11। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है a इंटू बी बराबर, तो हम रखेंगे a का मान कितना है 4000 प्लस 11 इंटू 4000 माइनस 11। अब ये जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे चला गया, तो अर्थात a इंटू बी बराबर हो जाएगा 4000 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 4 चौका 16, और उसके बाद में जितना भी जीरो है उसका हम इस पर डबल कर देंगे माइनस 121। जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15000, उसके बाद में 3 बार 9 आएगा, उसके बाद में 121 जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 8, 7 और 9, यानी कि ये 15,999,879 जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 2050 रुपया है, और उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 3000 रुपया है। वह राशि है, यानी कि मूलधन क्या है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रतिवर्ष एक समान ही ब्याज बढ़ता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज पर ध्यान देते हैं। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो 3 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 1000 रुपया, यानी कि ये बढ़ रहा है, 1000 रुपया बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के भांति ही काम करता है। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 साल का ब्याज जो होता है वह जो साधारण ब्याज होता है सेम टू सेम वही होता है। तो बता रहा है कि 2 वर्ष में जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या हो गया है, 2050 रुपया हो गया है। अर्थात अगर हम इस एक चीज पे गौर करें तो जो पहले साल का जो साधारण ब्याज है वही
1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी जो होगा वो इतना ही होगा, 1,000 रुपया ही होगा। क्या होगा? 1,000 रुपया ही होगा। इससे साफ साफ स्पष्ट हो गया कि इसी 1,000 रुपया का ब्याज जो बन के आया है वो 50 रुपया बन के आया है। तब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो ध्यान दीजिएगा 50 रुपया जो है वो ब्याज हो गया। इस मूलधन पर ये जो 1 साल का ब्याज हुआ ये मूलधन का काम कर दिया। तो इससे हमारा निकल जाएगा, 1,000 है मूलधन हमारा हो जाएगा 1,000 रुपया। और समय कितना है? 1 साल के लिए है। और इससे आर दर हमारा निकल जाएगा और बटा क्या हो जाएगा? 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अर्थात आर का मान हमारे पास निकल के आ गया कितना? 5%। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह राशि है, यानी कि वह राशि कितनी है। तो वह राशि कितनी है तो हमको रेट भी पता चल गया और इसी साधारण ब्याज वाले फार्मूला पर अभी वो मान भी निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अब दर पता चल गया है इसका और ब्याज हमको भी पता है। तो 3 साल का ब्याज जो है वो क्या है? दिया हुआ है 3 साल का ब्याज जो है 3,000 रुपया। ब्याज बराबर मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन गुने समय जो है ये 3 साल दिया हुआ है और दर हमको पता चल गया 5% का और बटा क्या हो जाएगा? 100। अब ध्यान दीजिएगा, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1,000 और यहाँ से ये आ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 3,000। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम चाहें तो इससे भी काट दे रहे हैं, इसको काट ही देते हैं। इससे जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10, 2 बन जाएगा। अर्थात P बराबर 200 इधर है और गुना ये 100 हो जाएगा। अर्थात P का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। अर्थात वह जो राशि है, जो मूलधन है वो कितना है? 20,000 है और जिस ऑप्शन में 20,000 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू आपको याद है तो फटाफट इसके मान को रख दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या रखेंगे यहाँ पे? 1/2 और इसी का स्क्वायर कर देंगे, 4 का 4 रहने देंगे। और सेक का जो मान होता है, सेक 30 डिग्री का जो मान होता है 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3। तो हम क्या करेंगे? 2/√3 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। एक चीज यहां समझने वाली है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसके जगह पर 1 डायरेक्ट रख सकते हैं, या हम इसके मान को भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका जो मान होता है ये होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर होता है। बस इसको सोल्व कर देंगे, जो हमारा मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मान होगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ देखिए 4 और ये 4, 16 और ये √3 से 3 में कन्वर्ट कर जाएगा, 16/3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बट्टा अगर इसकी बात करें तो 1/4 हो जाएगा और प्लस में 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो मान आ रहा है ये आ रहा है 1 और यहाँ पर हो रहा है कितना हमारा, ये हो रहा है एलसीएम लेने पे 12, ये हो रहा है 1/1, ऐसे बन रहा है, ऐसे मेन बटा तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद में इससे जब भाग देंगे तो कट जाएगा 4 बार में, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस में हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पर 1 है, इसका मतलब तो ये हो जाएगा 12। अब इसका जोड़ घटाव हमको कर देना है। इसका जब जोड़ घटाव करेंगे तो ये बटा में पलट के भी जाएगा, तो भी ये 12 नीचे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब हुआ इसमें से हमको क्या घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस में 9, इसका मतलब हो जाएगा ये 55 55/9
12 और जिस ऑप्शन में 55/12 हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि जमीन पर एक बिंदु P से, तो मान लिए कि एक ये बिंदु है जो P है, P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि ये बिंदु है और ऐसे है एक बिंदु, जमीन पर एक बिंदु P से, एक बिंदु P से हो गया, उसके बाद में 10 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ तक का बात मान लीजिए हम करते हैं, तो कहता है कि ये 10 मीटर ऊंचा है, ऐसे है। 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आंख उठाकर जो देखा जाता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है, यहाँ बोल रहा है इस भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है और P से फ्लैग स्टाफ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहता है, ऐसे यहाँ से यहाँ, अब ऐसे हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये 45 डिग्री दिया हुआ है और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनता है हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री है। तो कहता है कि ये स्टाफ फ्लैग यानी कि इसकी लंबाई, इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक इतना बराबर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट, क्या होगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है, इसको बनाने के लिए भी कई तरीके हैं। अगर यहाँ 30 है तो इसका मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। और इसके लिए अगर हम ऐसे इसको सजा दें, ऐसे सजा दें, तो यहाँ पर एक ये 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो सजाने देखिए, 10 में मान लेते हैं तो ये √3 होता है और ये 1 होता है, अर्थात इसको OX कहते हैं और इसको √3x कहते हैं। 45 जब लेंगे तो इतना का मान, तो यहाँ से यहाँ तक का मान √3x हो जाएगा। अब तो इतना का मान निकालने के लिए इस मान में से इस मान को घटाना होगा, अर्थात x कम ले लेंगे और ये हो जाएगा √3 - 1, ऐसा रूप बन जाएगा। अब ये हमको सोचने वाली हमारी बात है, यहाँ पर इस मान के बारे में दिया हुआ है तो हम इसी रूप में इसको भी सजा देंगे। इसका मतलब हो गया कि ये √3x हो जाएगा, इसका मान तो हमारे पास दिया ही है जो x है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है ये √3 और x है, इसमें से इस मान को जब हम घटा लिए इस फ्लैग बराबर तो कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे और √3 - 1 हो जाता है। अर्थात हम लिख देते हैं फ्लैग स्टाफ की लंबाई जो होगी, फ्लैग स्टाफ की लंबाई बराबर x × √3 - 1 हो जाएगा। और अब हमारे क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है, x बराबर 10, तो यहां रखेंगे 10 √3 - 1। अब इस मान को यहां पर हम रख सकते हैं, यह हो जाएगा 10 × 1.732 - 1, अर्थात 10 0.732 हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो जब हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.32 मीटर आंसर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके फुल डिटेल हम अब जो तरीका हम जानते हैं उसको हम समझाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ बेसिक है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। दिया हुआ है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल समान है, यानी कि किसके समान है, मीटर प्रति सेकंड में। तो लिखेंगे 45 गुने मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें हम गुना करते हैं और जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से आप गुना कर दीजिएगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। और यही बेसिक चीज हमारे पास पूछा भी गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटते हैं कैसे। ये कट जाएगा 9×5 = 45 और ये 9 दूना 18 बन गया 25/2, जिसका अर्थ हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 12.5 मीटर प्रति सेकेंड है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस दिया हुआ है, हमने इसको सोल्व कर दिया। दिया हुआ है कि 10 1 + 13 -4 -8 8 कोष्ट बंद और उसके बाद में 5 दिया हुआ है। बताइए इसको सोल्व करने, इसमें कुछ है, इससे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 रहने देंगे, इसे कोष्ट बंद करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12। इसमें से घट जाएगा 14 में से 12 तो क्या बचेगा 2 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि रुपया 110 के बिल पर 2 क्रमिक छूटें 10% और 5% इसी क्रम में दी गई है। बिल का भुगतान करने के लिए भुगतान की जाने वाली मूल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे। लिखेंगे भुगतान की जाने वाली राशि इक्वल टू, देखिए कितना रुपया है 110 रुपया है। क्रमिक छूट में 10% का जब बाटा दिया तो बचा कितना परसेंट 90% गुना उसके बाद में फिर 5% का छूट दिया तो ये हो जाएगा 95/100। इसको सोल्व कर देंगे, जो हमारा मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 और यहाँ से यहाँ, यानी कि 00 से 00 ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 11 9 99 गुने 95/100। अब इसको गुना कर लेते हैं इधर बगल में, ये हो जाएगा हमारा 99 गुना 95, 9 × 5 = 45 के 5 तो हासिल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में 9 9 81 और 9 × 5 = 45 और ये भी ये 5 ही है, सॉरी 5 करें ये 4 है तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 85। ये हो जाएगा 0 12 1 13 तो यहाँ हो जाएगा 0 और बच गया हासिल हमारा 13। ये हो जाएगा हमारा कितना 9 9 81 और 81 में 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 94, यानी 94 तो ये बन के आ रहा है 94.05। अब बटा में 100 है तो इससे बन जाएगा 94.05 रुपया। अब किसी ऑप्शन में 94.05 एक्यूरेट जो मान है वो नहीं है, तो अब जिस ऑप्शन में लगभग मान होगा, मान लिए कि 94 रुपया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ज्यामितीय आकृति में 4 रेखाएं हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमको 4 रेखा दिया हुआ है और विपरीत रेखाएं एक दूसरे से समानांतर हैं और विपरीत कोण बराबर है, वह ज्यामितीय आकृति है। यानी कि 4 जो हमको रेखा दी हुई है इसको सजाना है, यानी कि कह रहा है कि ऐसे सजाना है, मान लीजिए कि ऐसे सजाना है और कहता है कि इसमें से और विपरीत रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, और कहता है कि समानांतर है और विपरीत कोण अर्थात इसका जो विपरीत है ये कोण इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो इस तरीके से जब भी ऐसा आकृति होता है कि ये भुजा इन भुजा के समानांतर हो और ये भुजा इसके समानांतर हो और आमने सामने का कोण जो हो बराबर होता है, तो वह जो त्रिभुज होता है यह त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज होता है ऐसी आकृति, और वही हमारा आंसर होगा जिस ऑप्शन में समानांतर चतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में ये सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है कि 5.1/3 भाग 1.2/9 गुना 1/4 कोष्ठ बंद 10 + 3/1 - 1/5। इसको डायरेक्टली हम सोल्व कर रहे हैं। 5 × 15 = 16, 16/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 9 और 2 11, 11/9 होगा, जिसको हम गुना करके लिख देंगे 9/11। उसके बाद में ये जैसे वैसे लिख देंगे। उसके बाद में 10 का 10 रहने देंगे, प्लस करेंगे, 3 रहने देंगे, इसको क्या बना देंगे, या ये हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1, डायरेक्ट लिख देते हैं।
देखिए ये मान जाएगा यहाँ तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/5 बन जाएगा ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको और सोल्व कर देते हैं हम लोग। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा 4 गुना कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12 बट्टा में 11। उसके बाद अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 प्लस ये मान ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 बट्टा में 4 हो जाएगा ऐसे। उसके बाद अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 40 और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 40, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 40 के बाद में 40 और 10 50 और 5 55, सॉरी 55 बटा 4 ऐसे बन जाएगा। उसके बाद इससे ये कटेगा तो ये 5 हो जाएगा और इससे ये कटेगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। दोनों को 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और जिस ऑप्शन में 15 वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तो एक ही लाइन में क्वेश्चन कहता है कि 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 मध्यानुपाती ज्ञात करने का मतलब हुआ, ध्यान दीजिए कैसे इसको लिखेंगे। 2 मान लीजिए कि बी के जगह पर कुछ और है, समानुपात सी यहाँ होगा और ये पर उसके बाद 54 होगा। 2 होगा 1 रहता तब भी यही कंडीशन बना के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। जब 2 कहेगा तब हम ऐसे करेंगे इसको। तो आप जानते हैं इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका अर्थ होता है बराबर सी बटा 54 हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। BC बराबर 2 गुने 54 हो जाएगा, अर्थात BC बराबर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अब इसका गुणनफल भी B और C का जो मान बताया गया है कि B और C इसके मध्य अनुपाती हैं, इसका मान भी 108 ही होना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए इस तरीके के प्रश्न को अब ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। बिना ऑप्शन के अब ऑप्शन से जांच करना होगा, इसका ऑप्शन से इसका जांच करेंगे क्योंकि ऐसा बहुत सारा हो सकता है जो जिसका 2 का गुणन 2 मतलब 2 ऐसे संख्या हो सकता है जिसका गुणनफल करने पर 108 आ जाएगा। एक और 108 ही हो सकता है, बहुत हो सकता है। इसलिए 108 कौन कौन से है, ऑप्शन ए को ही पहले हम चेक करते हैं। तो दिया हुआ है 6 और 8 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 18 6 108। ऑप्शन ए ही वैलिड हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक नल प्रति सेकेंड 1 बूंद की दर से टपकती है। 600 बूंद से 100 मिलीलीटर बनता है। 300 दिनों में कितने लीटर का क्षय होगा। तो सबसे पहले कितना बूंद टपका 300 दिनों में, पहले हम इसको निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर बूंद, कितना बूंद 300 दिन में आया। तो 300 दिन और एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा होता है तो 24 घंटा हो गया। 24 घंटा तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इतना बूंद क्या हुआ है, बूंद इतना, जब सबका गुणनफल करेंगे हम लोग, इतना बूंद ये टपका हुआ है। अब बात सोचने वाली है, इधर दिया हुआ है कि 600 बूंद बराबर होता है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर अर्थात 1 बूंद बराबर क्या होगा। तो 1 बूंद बराबर जो होगा, 1 बूंद बराबर होगा 100 बटा 600 अर्थात कट जाएगा, अर्थात 1/6 मिलीलीटर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 1/6 से जब हम गुना कर दिए इस बूंद में तो ये मिलीलीटर में कन्वर्ट कर गया, और जब हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। 1/1000। अब ये जो भी जितना भी है ये कितने लीटर का क्षय हुआ, ये लीटर में हमारा कन्वर्ट कर गया। 3 शून्य से 1 2 और एक यहाँ के शून्य को खत्म कर दिए, फिर यहाँ से इसको हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास जो बचता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, अर्थात 30 गुने 24 गुने 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मान आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 6 तिरका 18। इसका मतलब हो गया 18 गुना में कितना हो जाएगा 24,
वैसे भी गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 0 का 0 हो जाएगा और डायरेक्ट ही इसको 18 से गुना ही कर देते हैं इसमें, इस दोनों को गुना करने के बाद 18 चौका 72 के 2, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद में 18 दूना 36 और 7 43 हो जाएगा, अर्थात 4320 लीटर का क्षय होगा 300 दिनों में। और जिस ऑप्शन में 4320 लीटर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि एक प्लेट को 6300 रुपये में 2 क्रमिक छूटे 12.5% और 10% देकर बेचा गया था। अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी कि उसका अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। माना कि उसका अंकित मूल्य 100 रुपया था, जिस पर 2 छूट दिया गया है, एक 12.5%, तो 100 में से 12.5% का छूट दे दिए तो बचा कितना 87.5 बटा में 100 और गुना हो जाएगा 10% और छूट दिए तो बचा कितना 90, उसके बाद में बटा में 100 हो जाएगा। अब ये जो रुपया था इतना छूट देने के बाद जो वो कितना में बिका है 6300 रुपये में बेचा गया है। तो कहता है कि यही अंकित मूल्य ज्ञात करना है, एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। अगर हम चाहें तो इसको अगर हटा देंगे यहाँ से तो बट्टा में फिर क्या करना पड़ेगा 10 लगाना पड़ेगा, दशमलव, एक जीरो से एक जीरो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद बात रही अब ये कितना से कटता है, तो इसको काटने के लिए ये हो जाएगा 8 चौका 32, कितना कट जाएगा 25 से काट के देखते हैं, 25 से कटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ से जो हमारा कट रहा है 25 तियाँ 75 हो जाएगा। 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 तियाँ 75, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 75। उसके बाद में 7 5 12, 125 ये बन जाएगा। 125 जब ये बन जाएगा तो हमारा कितना बार में 25 से 25 25 35 बार में ये कट रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से कट रहा है हमारा कितना बार में, ये कट जाएगा 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और उसके बाद में ये कट जाएगा तो हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में जब ये कट जाएगा उसके बाद x बराबर हमारा आ जाएगा, या 7 से 9 7 63, यहाँ से भी हम काट सकते हैं, 9 7 63 एक के बार में 63 कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 100। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 उसके बाद 1 जीरो और उसके बाद में डबल जीरो, एक ही बार में आंसर आ गया 8000 रुपया आंसर इसका हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8000, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।